हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। क्या आप जानते हैं एनसीईआरटी का यह जो चैप्टर है मतलब चैप्टर नंबर 12 हर साल किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। आज हम चैप्टर 12 को इतनी आसान भाषा में पढ़ेंगे कि कोई भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। अगर आप बीपीएससी या फिर बिहार एसएससी सीजीएल या फिर एईडीओ एग्ज़ाम में से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह चैप्टर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आज हम स्टेटमेंट वाइज के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी कलेक्शन लेकर के आए, जो कि आज हमारा चैप्टर 12 है और यहाँ पर 9th क्लास का टोटल चैप्टर हमने कंप्लीट किया और ये लास्ट चैप्टर है। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं और आज हम इस 9th क्लास को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद 10th को स्टार्ट किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न हमारा ये बनता है, ध्यान से देखिए, कि सभी जीवधारियों को भोजन से प्राप्त होने वाले तत्वों यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण की आवश्यकता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होती है। तो यहाँ पर अगर हम बुक का रेफरेंस लें, जब आप बुक के पहले पेज पर जाओगे तो क्लियरली आपको देखने को मिलेगा पहले ही पॉइंट पर चैप्टर का नाम क्या है, खाद्य संसाधनों में सुधार। ठीक है, तो पहले पॉइंट पर देखेंगे कि सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। इन सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे विकास, वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, ऑप्शन बी, शारीरिक विकास, वृद्धि और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। इसी तरह से हमने सभी क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन बुक को पढ़ते हुए क्वेश्चन को अरेंज किया है। सारी चीज़ें आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करूंगा, तो बस ध्यान से वीडियो को आराम से देखिए, एंड तक समझिए, सब कुछ क्लियरली आपके माइंड में होगा। सेकेंड प्रश्न आता है कि भारत जैसे अत्यधिक जनसंख्या वाले देश में केवल कृषि भूमि के क्षेत्रफल में विस्तार करके खाद्य समस्या का स्थायी समाधान क्यों नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, भारत की जो जनसंख्या है तीव्र गति से बढ़ रही है। आप आराम से पढ़ेंगे, यहाँ पर क्लियर देखने को मिलेगा कि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है और देश में पहले से ही उपलब्ध भूमि के बहुत बड़े हिस्से पर सघन कृषि का कार्य किया जा रहा है। अतः कृषि के लिए और अधिक नई भूमि की उपलब्धता की जो सीमा है वो समाप्त हो चुकी है, जिसके कारण फसल तथा पशुधन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना ही एकमात्र विकल्प हमारे पास होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या टिक करेंगे, भारत में पहले से ही अत्यधिक स्थान पर खेती होती है, जिस वजह से हम और मतलब कृषि भूमि का क्षेत्रफल बढ़ा नहीं सकते हैं। अतिरिक्त भूमि की उपलब्धता व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, अगला सवाल आता है। नेक्स्ट कह रहा है कि कृषि और पशुपालन क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने हेतु अपनाई जाने वाली प्रणालियों का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तार्किक है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विभिन्न क्रांतियों जैसे कि हरित क्रांति फसल उत्पादन के लिए और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन की मतलब प्रक्रियाओं में हमारे प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अधिक मात्रा में दोहन हुआ है। इसके कारण हमारी प्राकृतिक संपदा को भारी क्षति पहुंची है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन प्रभावित हुआ है। तो अगर मैंने जो पॉइंट पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हम बी को देख सकते हैं कि हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जैसी प्रतिक्रियाओं में प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आप देख पाएंगे, क्लियरली लिखा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बुक में देखने को मिलेगी, आराम से आप एक एक पॉइंट को देखेंगे। फिर आता है कि खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी के पूर्णतः सुनिश्चित होने के लिए मुख्य रूप से किन दो मूलभूत कारकों का परस्पर सुदृढ़ होना अनिवार्य माना जाता है। यानी किन दो मूलभूत कारकों का, देखो यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे आराम से तो दो कारकों को मैंने मार्क किया हुआ है, आराम से पढ़िए कि केवल फसल उत्पादन बढ़ाने तथा उन्हें गोदामों में संचित करने से ही कुपोषण तथा भूख की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। लोगों को अनाज खरीदने के लिए धन की आवश्यकता भी होती है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट है कि खाद्य सुरक्षा उसके उत्पादन और उपलब्धता दोनों पर निर्भर होता है। ये दो पॉइंट ही जो महत्वपूर्ण था। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थों का वास्तविक उत्पादन
और आम जनता के लिए उसकी भौतिक व आर्थिक उपलब्धता, ये 2 पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। तो इसी तरह से सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं लाइन बाय लाइन। जब तक आप एनसीईआरटी को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो डेफिनेटली पेपर में क्वेश्चन छूटने का चांस रहेगा ही रहेगा। लेकिन अब मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कराने के लिए, तो रेगुलर बेसिस पे क्लासेस को देखिए और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, राइट। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अब देखिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन किस तरह से बनता है। पौधों में पुष्पन यानी फ्लावरिंग और उनका सामान्य वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन या फिर कथनों का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर सही निकल करके आता है। पहला पॉइंट है कि पौधों में पुष्पन तथा उनकी वृद्धि मुख्य रूप से सूर्य प्रकाश की अवधि पर निर्भर करती है, जिसे हम लोग दीप्तिकाल यानी फोटो पीरियड कहा जाता है। क्या ये पॉइंट सही है? तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये पॉइंट हम कहाँ देख सकते हैं। ये पॉइंट आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। देखो, विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न जलवायु संबंधी परिस्थितियाँ, तापमान तथा दीप्तिकाल की आवश्यकता होती है। यहाँ पर पहला पॉइंट है कि दीप्तिकाल जो है वो यानी फोटो पीरियड जो है वो दीप्तिकाल सूर्य प्रकाश की काल से संबंधित होता है। पौधों में पुष्पन और वृद्धि सूर्य प्रकाश पर निर्भर करती है। यहाँ पर यही पॉइंट तो लिखा गया था कि पौधों में पुष्पन और उनकी वृद्धि मुख्य रूप से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति पर निर्भर करती है। तो बिल्कुल करती है, यहाँ पर कह सकते हैं पहला पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड आता है कि पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये तो आपको हमेशा से पता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ये पॉइंट भी क्लियरली यहाँ पर लिखा गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेगा कि सभी प्रकार के फसलों के लिए जलवायु संबंधी परिस्थितियाँ, तापमान और दीप्तिकाल की आवश्यकता पूर्णतः समान होती हैं। समान नहीं होता है क्योंकि अलग अलग पौधों के लिए क्लियरली पहले पॉइंट में लिखा गया था कि विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न जलवायु संबंधी परिस्थितियाँ, तापमान और दीप्तिकाल की आवश्यकता होती है। यानी अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग जलवायु की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो ये तीसरा पॉइंट पूरी तरह से गलत होगा। अब प्रश्न में पूछा गया था कि सत्य बताना है, तो सत्य 1 और 2 होगा, इसलिए ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। समझ में आया? चलो अगला प्रश्न देखिए। भारत में कृषि फसलों के ऋतु चक्र के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन या फिर कथनों की पहचान करें। हमें असत्य बताना है। तो पहला पॉइंट पे आते हैं कि वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है, जिसका समय काल जून से आरंभ होकर के अक्टूबर मास तक जाता है। अगर हम पहले पॉइंट पे नज़र डालें तो इस पॉइंट में हमें कोई दिक्कत नहीं लगेगा क्योंकि वर्षा ऋतु की बात की जा रही है और इसमें खरीफ फसल, तो ये पॉइंट हमारा करेक्ट होगा भी होगा। यहाँ पर देख पाएंगे कि वर्षा ऋतु में उगाते हैं, मतलब कुछ ऐसी फसलें हैं जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, इसे खरीफ फसल कहलाता है, जो जून से आरंभ होकर के अक्टूबर मास तक होता है। तो पहला पॉइंट तो करेक्ट हो गया। सेकेंड आता है कि शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को रबी फसल कहा जाता है, जिसका समय काल नवंबर से आरंभ होकर के अप्रैल मास तक जाता है। ये पॉइंट भी यहाँ पर देखो लिखा गया होगा। और कुछ फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं जो नवंबर से अप्रैल तक मतलब होती है, और इन फसलों को रबी फसल कहा जाता है। ये पहले से भी आपको पता होगा। तो यहाँ पर तो फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉइंट करेक्ट है। तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि गेहूं, धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का विशुद्ध रूप से केवल रबी ऋतु के अंतर्गत उगाई जाने वाली फसलें हैं। ये पॉइंट गलत होगा क्योंकि जो ये सब है गेहूं है, धान है, सोयाबीन, अरहर, ये आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। देखो गेहूं तो आपका रबी के अंतर्गत आता है, लेकिन धान हो गया, सोयाबीन, अरहर जो है ये सब एक तरह से खरीफ फसल आता है। तो सब कुछ इसमें मिक्स किया गया था, इस तरह से पूरी तरह से कह सकते हैं ये पॉइंट गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत है तो हमें असत्य ही बताना था प्रश्न में कि असत्य क्या है। तो असत्य केवल और केवल यहाँ पर 3 होगा, इसलिए हम ऑप्शन बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद है गाइज सब कुछ अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा होगा आपको। आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में सन 1952 से 2010 तक की अवधि के दौरान
कृषि क्षेत्र में हुई प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सांख्यिकीय तथा पूर्णतः सत्य वाला जो पॉइंट है वो हमें बताना है। देखो यहाँ पर क्लियरली आप पढ़ोगे, पॉइंट वाइज आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया कि भारत में सन 1952 से 2010 तक की कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई है, जबकि अन्न का पैदावार में 4 गुनी की वृद्धि यानी करीब 400% की वृद्धि हमें देखने को मिलती है। अब देखते हैं यहाँ पर प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है, हमने देखा कि 25% होना चाहिए, तो 25% वाला मैटर कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो यह तो हमारा ऑप्शन सही हो गया, यानी कृषि भूमि के क्षेत्रफल में 25% की वृद्धि हुई है, जबकि अन्न के पैदावार में 4 गुनी की वृद्धि देखने को मिली है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि फसलों के वैज्ञानिक प्रबंधन और उत्पादकता में सुधार की संपूर्ण प्रयुक्त गतिविधियों को मुख्य रूप से किन 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं क्या हमारा सही आंसर बनेगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, आप पहले हम बुक पे आते हैं, बुक में देखो कि 3 चीज़ें वो कौन कौन सी हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। आगे की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो पैदावार में उन्नत या उन्नत कैसे हुई, यदि हम कृषि में शामिल प्रणालियों के विषय में सोचे तो हम उनको 3 चरणों में बांट सकते हैं। सबसे पहले बीज का चुनना, दूसरा फसल की उचित देखभाल तथा तीसरा खेतों में उगी फसल की सुरक्षा और कटी हुई फसल को हानि से बचाना। इस प्रकार फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया, ये प्रश्न है कि फसल उत्पादन की सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। और यही वर्ग जो है जैसे कि फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन और फसल सुरक्षा प्रबंधन, ये 3 चीज़ें जो कि आपको ध्यान में रखना था। तो ये चीज़ देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि फसल किस्मों में सुधार, और फिर यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है कि फसल उत्पादन प्रबंधन और फसल सुरक्षा प्रबंधन। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाता है। ठीक है, कितना आसानी से अगर आप बुक को पढ़ोगे, आराम से देखोगे तो सब कुछ क्लियरली मिल रहा है। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला है कि पादप प्रजनन यानी प्लांट ब्रीडिंग विज्ञान के अंतर्गत ऐच्छिक गुणों को समाहित करने वाला संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन विधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तकनीकी रूप से सही नहीं है, वो देखना है। तो देखिए, हम जानते हैं कि संकरण विधि में, सबसे पहले हम आगे देखते हैं बुक में कहाँ पर लिखा गया ये। देखो क्लियरली यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है कि संकरण विधि में विभिन्न अनुवांशिक गुणों वाले पौधों में संकरण करवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, जैसे कि ऑप्शन पे आप नज़र डालोगे, पहले हम बुक को आराम से देख लेते हैं, तब आपको ज़्यादा बेटर क्लियर समझ में आएगा। जैसे कि संकरण जो है अंतरा किस्मी है, यानी कि विभिन्न किस्मों में, अंतरा किस्मी का मतलब विभिन्न किस्मों में कराते हैं। अंतरा स्पीसीज मतलब एक ही जीन्स की 2 विभिन्न स्पीसीजों में कराया जाता है। और एक होता है अंतरावंशीय, मतलब विभिन्न जेनरों में हो सकता है, ये जो संकरण है इसमें हो सकता है। और यहाँ पर क्या कहेगा कि फसलों की किस्मों में ऐच्छिक गुणों को संकरण द्वारा डाला जाता है, और संकरण विधि में विभिन्न अनुवांशिक गुणों वाले पौधों में संकरण करवाते हैं, विभिन्न गुणों वाले। तो यहाँ पर अगर हम चारों ऑप्शन को देखें, जैसे कि अंतरा किस्मीय संकरण वाले पौधों में कह रहा था कि विभिन्न किस्मों के पौधों में मध्य कराया जाता है, तो क्लियर है पहला कि अंतरा किस्मों में जो है, अंतरा किस्मों में विभिन्न किस्मों के पौधे। तो यानी ये पॉइंट तो हमारा सही है, लेकिन हमें बताना है गलत क्या था। सेकंड कह रहा है कि अंतरा स्पीसीज संकरण एक ही जीन्स के 2 विभिन्न स्पीसीजों के मध्य कराया जाता है, अंतरा स्पीसीज। तो देखो अंतरा स्पीसीज में एक ही जीन्स की 2 विभिन्न स्पीसीजों में कराया जाता है, ये भी हमारा करेक्ट है। सेकेंड तीसरा आता है कि अंतरावंशीय संकरण विभिन्न जेनेरा के मध्य संपन्न किया जाता है, ये भी हमारा सही था। लास्ट वाला पॉइंट गलत है, क्योंकि संकरण प्रक्रिया द्वारा केवल समान अनुवांशिक गुणों वाले, ये पॉइंट गलत हो गया, क्योंकि संकरण विधि में विभिन्न अनुवांशिक गुणों वाले, विभिन्न होना चाहिए था, यहाँ पे समान लिखा गया, ये पॉइंट गलत है और हमें यही टिक करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न में ही हमसे पूछा गया कि सही नहीं है। ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से विकसित की जाने वाली फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखते हैं पहला पॉइंट कि फसल सुधार की आधुनिक विधि में ऐच्छिक गुणों वाले विशिष्ट जीन को पादप अनुवांशिक जीनोम में प्रविष्ट कराया जाता है। ये पॉइंट पूरी तरह से बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वांछित लक्षणों यानी जैसे रोग प्रतिरोधकता को प्राप्त करने के लिए बाहरी ऐच्छिक जीन को पौधों के डीएनए में डाला जाता है।
ठीक है, यानी यहाँ पर फसल की किस्मों को ऐच्छिक गुणों को संकरण द्वारा डाला जाता है। ये पॉइंट हमारा पूरी तरह से सही है। फिर आता है कि इस तकनीक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले फसलों को अनुवांशिक रूपांतरित फसल यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहा जाता है। ये भी एक तरह से बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट देखने को मिलेगा कि ये अनुवांशिकीय रूपांतरित फसलें केवल अत्यधिक उपजाऊ और बिना पानी वाले भूमियों पर ही उग सकती हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट गलत होगा, क्योंकि इन फसलों का मुख्य उद्देश्य ही विपरीत परिस्थितियों जैसे कि सूखा, लवणीय मृदा में भी अच्छा उत्पादन प्रदान करना होता है। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर गलत होगा। अगर हमें सही बताना तो सत्य के रूप में 1 और 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है, अगला प्रश्न कि फसलों की किस्मों में सुधार लाने वाले विभिन्न कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कूट का पहचान करना है। ठीक है, यहाँ पर फसलों की किस्मों में सुधार की बात की जा रही है। तो पहला पॉइंट यहाँ कह रहा है कि व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थिति में भी फसल उत्पादन को अस्थायी बनाए रखने में सहायक होता है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, जैसे कि कह रहा है क्या, व्यापक अनुकूलता वाला पॉइंट, ये पॉइंट देखिए क्लियरली लिखा गया कि व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में जो कि फसल उत्पादन को अस्थायी करने में सहायक होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं पहला पॉइंट एक तरह से बिल्कुल सही है, यानी एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है। ये पॉइंट तो पूरी तरह से करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट सही हो गया। सेकेंड आता है कि परिपक्वन काल यानी कम समय लगना जिसे कहते हैं हम लोग में कमी आने से फसल उत्पादन में आर्थिक लागत अत्यधिक बढ़ जाती है, जो किसानों के लिए नुकसानदेह है। तो ये पॉइंट देखिए, क्योंकि फसल उगाने में अगर फसल उगाने से लेकर के कटाई तक कम समय लगने से किसानों को खर्च कम होता है तथा वे वर्ष में कई फसल उगा सकते हैं। तो ऐसा वो चाहते हैं कि फसल में कमी, मतलब फसल के टाइम में कमी लाया जाए, कम समय लागत में उसके फसल उत्पादन में जो खर्च होगा वो बढ़ेगा नहीं जबकि कम हो जाएगा। ये उल्टा कह रहा था, इसलिए ये पॉइंट हमारा गलत होगा। यहाँ पर हम देख पाएंगे तो ये तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आराम से ये तो क्लियर हो रहा है। अच्छा, तीसरा पॉइंट पर अगर हम नज़र डालें तो तीसरा कह रहा है कि मतलब चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन जो शाखाएं हैं ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण यानी एर्गोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। अब ये देखो ये क्या होता है, ये चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण, ये मैंने लिख दिया कि चारे वाली फसलों के लिए लंबी और सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण है। अनाज के लिए बौने पौधे उपयुक्त हैं ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए सहायक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वीवीआई है, मैंने मार्क भी करके रखा है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और यहाँ पे हम कह सकते हैं तीसरा पॉइंट पूरी तरह से सही है। ठीक है, मतलब सस्य जो विज्ञान गुणों के तहत जो चारे के लिए अत्यधिक वनस्पतिक वृद्धि मतलब लंबी और सघन शाखाएं और अनाज के लिए पौधे जो होती हैं वो एक तरह से ऐच्छिक होते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं फर्स्ट और थर्ड तो बिल्कुल करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। हमसे सत्य पूछा गया था तो सत्य के रूप में ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। समझना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अनाज की फसलों के लिए देखिए बौने पौधे यानी ड्राफ्ट प्लांट्स जो है ड्वार्फ प्लांट को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण क्यों माना जाता है। अभी जस्ट तो मैंने आपको बताया कि क्यों माना जाता है। ये क्लियरली यहाँ पर लिखा गया कि अनाज के लिए पौधे पौने उपयुक्त होते हैं, बौने पौधे उपयुक्त होते हैं ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता हो। यहाँ पर देखेंगे इन फसलों को उगाने के लिए मिट्टी से अपेक्षाकृत कम पोषकों की आवश्यकता होती है जिससे शस्य क्षमता बढ़ती है। राइट आंसर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। सब कुछ बुक में रहता है, जब हम पढ़ते नहीं है तो हमें लगता है कि यार पूछा ही कहाँ से क्या। नेक्स्ट कह रहा है कि किसानों की वित्तीय स्थिति और उनके द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न कृषि उत्पादन प्रणालियों के मध्य सह संबंध के आधार पर प्रणालियों को 3 स्तरों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, वित्तीय स्थिति के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये पॉइंट देखो कहाँ लिखा गया। जब आप एक स्लाइड और आगे बढ़ोगे तो क्लियरली यहाँ पर लिखा गया होगा कि संक्षिप्त में धन अथवा आर्थिक परिस्थितियां किसान को विभिन्न कृषि प्रणालियों तथा कृषि तकनीकों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। योगदान, उच्च निवेश और फसल उत्पादन में सहसंबंध होता है।
अब इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे कि इस प्रकार किसान की लागत क्षमता फसल तंत्र तथा उत्पादन प्रणालियों का निर्धारण करती है। क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया, इसलिए उत्पादन प्रणालियाँ भी विभिन्न स्तर की हो सकती हैं, जैसे बिना लागत वाला उत्पादन, मतलब बिना लागत वाला उत्पादन, अल्प लागत वाला उत्पादन हो सकता है और अधिक लागत वाला उत्पादन प्रणालियाँ इनमें सम्मिलित हैं। तो ये तीनों चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि बिना लागत वाला उत्पादन हो सकता है, अल्प लागत वाला उत्पादन हो सकता है और अत्यधिक लागत उत्पादन प्रणाली हो सकती है। तो ये तीन प्रणालियाँ कुछ इस तरह से थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है कि पौधों के पोषण प्रबंधन के संदर्भ में उन अनिवार्य पोषकों को क्या कहा जाता है जिनकी आवश्यकता पौधों को अत्यधिक मात्रा में होती है और उनकी संख्या कुल कितनी। ये समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बुक पर ले चलूंगा और ये ध्यान से समझ लीजिए। पहले ये देखिए, पोषक प्रबंधन की बात करें तो पोषक जो तत्व होते हैं वो क्यों आवश्यक है। जिस तरह से हम जानते हैं कि हमारे बॉडी को विकास, वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही सेम टू सेम पौधों को भी वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। अब इसमें होता क्या है कि पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी और मिट्टी से प्राप्त होती हैं। तो पौधों के लिए अनेक जो पोषक पदार्थ हैं आवश्यक होते हैं, मतलब बहुत सारे उनको आवश्यक पोषक तत्व चाहिए होते हैं। हवा से तो वो कार्बन और ऑक्सीजन आराम से ले लेते हैं, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लेते हैं और शेष अन्य पोषक तत्व जो है वो मिट्टी से प्राप्त करते हैं। अब मिट्टी से क्या होता है कि कुछ पौधों को मतलब बृहद पोषक चाहिए होता है, कुछ तो पौधों को सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो ये दो तरह से बांटा जाता है, यानी इन पोषकों में से कुछ अधिक मात्रा चाहिए इसलिए उन्हें बृहद पोषक तत्व कहते हैं और शेष पोषकों की आवश्यक मात्रा कम होती है इसलिए उन्हें सूक्ष्म पोषक कहते हैं। और सारणी के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर देखो क्लियरली सारणी बनाया गया है, जैसे कि हवा से उन्हें पोषक मिल जाता है कार्बन और ऑक्सीजन का, उसी तरह से पानी से उन्हें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाता है। मृदा की बात करें तो मृदा से उन्हें दो तरह की मिलती है, एक तो बृहद पोषक तत्व और एक मिलता है सूक्ष्म पोषक तत्व। बृहद पोषक तत्वों की संख्या जो है वो 6 होता है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर होता है। ये टोटल 6 हैं, इन्हें याद रखिएगा, अनिवार्य और अधिक मात्रा में इन्हें चाहिए होता है। ठीक उसी तरह से सूक्ष्म पोषक तत्वों में अनिवार्य लेकिन कम मात्रा में चाहिए होता है और इनकी संख्या टोटल 7 है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि अनिवार्य पोषकों को क्या कहा जाता है जिनकी आवश्यकता पौधों को अत्यधिक मात्रा मतलब बृहद पोषक तत्व चाहिए, और बृहद पोषक तत्वों की संख्या कितनी बताया था हमने, 6 बताया था। तो बृहद पोषक कहेंगे और उनकी संख्या टोटल 6 है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। सिंपल तरीके से समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखिए, नीचे 2 दिए गए कथन है और एक कथन ए है और इसका कारण आर बताया गया। तो चलो देखते हैं। कथन ए कह रहा है कि पौधों को कार्बन और ऑक्सीजन मुख्य रूप से हवा से तथा हाइड्रोजन पानी से प्राप्त होता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं लगता है, आराम से आप आसानी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि जो पौधे होते हैं, पौधों की शारीरिक संरचना के लिए आवश्यक कार्बन और ऑक्सीजन हवा से वो प्राप्त कर लेते हैं और हाइड्रोजन जो है वो जल से माध्यम से ले लेते हैं। ये तो करेक्ट है। अब होता क्यों है, इसका कारण देखते हैं। कारण कह रहा है कि मिट्टी में इन तत्वों की सांद्रता शून्य होती है। मिट्टी में शून्य होती है? जी नहीं, ये पॉइंट गलत है, जिसके कारण जड़ें इनका अवशोषण कभी नहीं कर पाती है। ये पॉइंट पूरी तरह से गलत है, क्योंकि मिट्टी में जल की उपस्थिति के कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित रहते हैं और ये कथन जो है वो मिट्टी में सांद्रता शून्य वाला जो बात कह रहा है वो पूरी तरह से गलत होगा। तो यहाँ पर हम इसे गलत कहेंगे। ए तो सही है परंतु आर असत्य है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। राइट, चलो अगला सवाल। रासायनिक उर्वरकों की तुलना में जैविक खाद के दीर्घकालिक उपयोग और मिट्टी की संरचना पर उनके प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला पॉइंट है कि खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बहुत अधिक होती है तथा यह मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करती है। देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि पशुओं के मलमूत्र और पौधों के कचरे से निर्मित खाद्य कार्बनिक तत्वों में भरपूर होता है, कार्बनिक तत्वों से भरपूर होता है और यह पोषक धीरे धीरे देती हैं। तो ये एक तरह से सही होगा। और सेकंड कह रहा है कि खाद के उपयोग से रेतीली मिट्टी में जल प्रधारण यानी पानी को रखने की क्षमता अत्यधिक वृद्धि होती है। ये पॉइंट भी एक तरह से सही होगा। देखो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कहाँ लिखा गया। ये क्लियरली आप पढ़ पाएंगे कि खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, यह मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करते हैं। ठीक है,
खाद को जंतुओं के अपशिष्ट और पौधे के कचरे के अपघटन से तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर लिखा गया है कि खाद मिट्टी को पोषक तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। खाद में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। इसके कारण रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कह रहा है ना कि रेतीली मिट्टी में जल प्रधारण यानी पानी रखने की क्षमता अत्यधिक वृद्धि होती है। पूरी तरह से सही है। तीसरा कह रहे हैं कि चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को एकत्रित होने देती है, जिससे जल भराव की गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। तो ये पॉइंट देखो, यहाँ पर लिखा गया कि चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायक करती है, ना कि रोकने में, जिससे पानी एकत्रित नहीं होता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट तुम्हारा गलत हो गया। तो ये पॉइंट गलत कहेंगे और हमें बताना क्या था, तो हमें सही बताना था। तो सही के रूप में 1 और 2 को टिक करेंगे, ए और बी, यानी 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैविक कचरे के उपयोग के आधार पर निर्मित होने वाली कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट खादों के निर्माण की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट पर डेफिनेटली प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर इस चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ोगे, यहाँ पर ये लिखा भी गया होगा कंपोस्ट वाला मैटर। देखो, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में कृषि जो है वो अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि पशुधन का मलमूत्र, गोबर आदि, सब्जियों के छिलके एवं कचरा, जानवरों तथा परित्यक्त चारे, घरेलू कचरे, सीवेज जो कचरे हैं, फेंके हुए खरपतवार आदि को गड्ढों में विगलित करते हैं। और कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें, हमें असत्य बताना है। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कंपोस्ट बनाने के लिए प्रक्रिया में पशुधन के मलमूत्र, सब्जी के छिलके, सीवेज, कचरे आदि गड्ढों में विगलित किया जाता है। करेक्ट है। सेकंड कह रहा है कि कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक अत्यंत सूक्ष्म अथवा नगण्य मात्रा में। ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमने भी जस्ट यहाँ पर देखा कि इसमें कार्बनिक पदार्थों की तथा पोषक बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो ये हमारा गलत है और ऑप्शन हम बी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। राइट। नेक्स्ट देखें, अगला सवाल है कि कृषि खेतों में हरी खाद तैयार करने की वैज्ञानिक विधि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर आधारित है। तो हरी खाद के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। हरी खाद क्या होता है। देखो, हरी खाद यहाँ पर लिखा गया है, फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे कि पटसन, मूंग अथवा ग्वार आदि उगा दिया जाते हैं और तत्पश्चात उन पर हल चला करके खेतों की मिट्टी में मिला दिया जाता है, जिसे एक तरह से पौधों में मतलब कि खेतों में खाद मिलता है, जिसे हरी खाद कहते हैं। और ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जो मिट्टी को नाइट्रोजन और फास्फोरस से परिपूर्ण करने में सहायक होते हैं। तो क्लियर यहाँ पर देख पाएंगे कि फसल उगाने से पहले खेतों में पटसन, मूंग और ग्वार उगाना और उन पर हल चला करके मिट्टी में मिला देना, इसे कहते हैं मिट्टी में मिला देना। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखें, अगला कह रहा है कि व्यावसायिक रूप से तैयार किए जाने वाले रासायनिक उर्वरकों यानी केमिकल जो फर्टिलाइजर्स है के अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग से होने वाले दुष्परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो जनरली हम जानते हैं कि अगर केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अधिक किया जाएगा तो और अनियंत्रित तरीके से किया जाएगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ दुष्परिणाम हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें होगा क्या, देखो इसके लिए भी यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है, जो कि आप देख पाएंगे। देखो, जैसे कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि उर्वरक के सतत प्रयोग मिट्टी की उर्वरता को घटाता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती है। इससे सूक्ष्म जीवों और भूमिगत जीवों का जीवन चक्र अवरुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि रासायनिक जो है इनका सतत प्रयोग मिट्टी की उर्वरता को घटाता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ पुनः पूर्ति नहीं हो पाती है तथा भूमिगत जीवों का जीवन चक्र अवरुद्ध हो जाता है। ये पूरी तरह से ऑप्शन सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि पूर्णतः पर्यावरण अनुकूल मानी जाने वाली जो कि कार्बन खेती यानी ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है की कार्य प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या करके। पहला पॉइंट कह रहा है कि इस पद्धति में रासायनिक उर्वरकों यानी पिंडकनाशियों और शाकनाशियों का उपयोग बहुत कम या फिर बिल्कुल नहीं किया जाता है। अगर इसे हमें समझना होगा तो यहाँ पे देखो पढ़ पाएंगे कि कार्बनिक खेती करने की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक,
पिंडकनाशी, शाकनाशी आदि का उपयोग बहुत कम या फिर बिल्कुल नहीं होता है। यानी पहला पॉइंट तो करेक्ट है। सेकंड कह रहा है, अच्छा इसके बाद हम पूरी चीज़ों को पढ़ ही लेते हैं। पद्धति में अधिकाधिक यानी अधिकाधिक कार्बनिक खाद, कृषि अपशिष्ट यानी पुआल और पशुधन का पुनर्चक्रण, जैविक कारक जैसे नील हरित शैवाल का संवर्धन, जैविक उर्वरक बनाने का उपयोग किया जाता है। ये देखो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में यही लिखा गया कि इसके अंतर्गत जैविक कारकों जैसे कि नील हरित शैवाल का संवर्धन तथा जैविक उर्वरकों का प्रयोग बहुयात में किया जाता है। तो ये सेकंड पॉइंट भी हमारा एक तरह से सही है। तीसरा आता है कि अनाज संग्रहण में पिंडक नियंत्रण हेतु हल्दी तथा नीम की पत्तियां जैसे जीव कीटनाशकों का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। ये देखते हैं क्या सही है कि नहीं। यहाँ पर देखो, नीम की पत्तियों तथा हल्दी का विशेष रूप से जैव कीटनाशकों के रूप में खाद्य संग्रहण यानी कि अनाज का भंडारण यानी अनाज का संग्रहण में प्रयोग किया जाता है। एक तरह से बिल्कुल सही कह रहा है कि नीम की पत्तियों का या फिर हल्दी का इस्तेमाल करते हैं अनाज संग्रहण में। तो यहाँ पर कह सकते हैं तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बनता है कि भारत में सिंचाई प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित संदर्भ में विभिन्न जल स्रोतों जैसे कि कुएं यानी खुदे हुए कुएं एवं नलकूप और नहर तंत्र की कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि खुदे हुए कुएं द्वारा मुख्य रूप से गहरे जल स्तरों से पानी निकाला जाता है, जबकि नलकूप सतही जल स्तरों से संचालित होता है। ये पॉइंट पूरी तरह से उल्टा कह रहा है, क्योंकि खुदे हुए कुएं का जो कुआं होता है उनके द्वारा क्या होता है कि हम सतही भूमि जल का उपयोग करते हैं, जबकि नलकूप जो होता है यानी ट्यूबवेल होता है अत्यधिक गहरे जल स्तरों से पानी निकाला जाता है। ये पॉइंट उल्टा है, तो यहाँ पे ये गलत होगा। सेकंड कह रहा है कि नहरें सिंचाई का एक विस्तृत तंत्र है जिसमें पानी एक या फिर अधिक जलाशयों अथवा नदियों से प्राप्त होता है। तो इस पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। फिर आता है कि जिन क्षेत्रों में नहरों का बहाव अनियमित होता है वहां सीधे नदियों से पानी निकालने वाली नदी जल उठाव प्रणाली यानी रिवर लिफ्ट सिस्टम अधिक उपयोगी होता है। तो ये पॉइंट भी हम कह सकते हैं बिल्कुल सही होगा। और ये तीनों जो चीज़ें आप आराम से सिंचाई के सेक्शन में देखो पढ़ सकते हो, क्लियरली यहाँ पर सारी चीज़ें लिखे गए हैं। कुआं और जो नहरें हैं और नदी जल उठाव जो प्रणाली है नहीं रिवर लिफ्ट सिस्टम जो है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी दी गई हैं। तो ये अगर हम तीनों पॉइंट को देखेंगे तो हमें बताना क्या था, सही पॉइंट जो था वो बताना था। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर सही होगा, इस वजह से सेकंड और थर्ड यहाँ पर सही है, इसलिए हम ऑप्शन बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि शुष्क कृषि क्षेत्रों में छोटे बांधों के निर्माण द्वारा किए जाने वाले जल विभाजन प्रबंधन का मुख्य लाभ निम्नलिखित में से क्या होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये वर्षा के पानी को बहने से रोकते हैं, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाते हैं और मृदा अपरदन को कम करते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। और देखो ये क्लियरली आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे कि जो छोटे बांध बनाने होते हैं जैसे कि कृषि में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आधुनिक विधियां जैसे कि वर्षा के पानी का संग्रहण तथा जल विभाजन का उचित प्रबंधन द्वारा उपयोग किया जाता है। इसके लिए छोटे बांध बनाने होते हैं जिससे कि भूमि के नीचे जलस्तर बढ़ जाए, और ये छोटे बांध वर्षा के पानी को बहने से रोकते हैं तथा मृदा अपरदन को भी कम करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल आता है कि खेतों में अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए और जोखिम को न्यूनतम करने हेतु अपनाई जाने वाली मिश्रित फसल पद्धति का सटीक उदाहरण क्या है। मतलब मिश्रित खेती का मतलब ये होता है कि एक फसल के साथ दूसरी फसल को भी उगाया जाता है साथ ही साथ, जो कि आप देख पाएंगे फसल पैटर्न के अंतर्गत पढ़ने को देखने को मिल जाएगा कि मिश्रित फसल में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ ही एक ही खेत में उगाते हैं, जैसे कि गेहूं के साथ चना, गेहूं के साथ सरसों या फिर मूंगफली के साथ सूर्यमुखी। तो इस तरह से ये होता है क्या है कि हानि होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि फसल के नष्ट हो जाने पर भी फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है। मतलब अगर एक नष्ट भी हो जाएगा तो एक तो बना ही रहता है इस तरह से। तो कह सकते हैं कि गेहूं के साथ चना या फिर कह सकते हैं गेहूं के साथ सरसों अथवा मूंगफली के साथ सूर्यमुखी का उगाना, ये एक तरह से मिश्रित खेती हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है कि अंतर फसलीकरण जो है यानी इंटरक्रॉपिंग की विशिष्ट कृषि पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो तकनीकी बिंदु है वो सही होगा।
कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पॉइंट हमारा बी बिल्कुल सही होगा कि इसमें 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर एकांतर पंक्तियों में यानी रो में उगाया जाता है। उसे कहा जाता है इंटरक्रॉपिंग, जो कि आप ये अच्छे से देख पाएंगे। इंटरक्रॉपिंग के बारे में ये लिखा गया है कि 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं, और ये पैटर्न आप यहाँ पर देख पाओगे। देखो 2 लाइन आपका जो कि एक तरह से हम देखते हैं फूल गोभी है, फिर उसके बाद कोई और है, और फिर उसके बाद पत्ता गोभी है। तो ये आपने एक पैटर्न में उगाया जाता है, इसे इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आता है कि किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने की पद्धति अर्थात फसल चक्र यानी कि क्रॉप रोटेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला है कि फसल चक्र का निर्धारण मुख्य रूप से विभिन्न फसलों के परिपक्वन काल यानी कि जो कम समय लगता है, जो उगने का काल है, परिपक्वन काल और खेतों में नमी और सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करता है। तो इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से यहाँ पर पढ़ पाओगे कि किसी भी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को फसल चक्र कहते हैं, और परिपक्वन काल के आधार पर विभिन्न फसल संमिश्रण के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। एक कटाई के बाद कौन सी फसल उगानी चाहिए, और यह नमी तथा सिंचाई की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड आता है कि यदि फसल चक्र उचित ढंग से अपनाया जाए तो एक ही खेत में एक वर्ष में 2 या 3 फसलों को सफल और अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। ये पॉइंट हमारा पूरी तरह से सही होगा। और तीसरा कह रहा है कि लगातार एक ही खेत में केवल एक ही प्रकार की फसल उगाने को ही वैज्ञानिक भाषा में आदर्श फसल कहते हैं। बिल्कुल नहीं, ये पॉइंट गलत है। तो फर्स्ट और सेकंड तो करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अगला सवाल है कि कृषि योग्य भूमि में उगने वाले अनचाहे और अनावश्यक पौधे जैसे कि खरपतवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा समूह इसके सटीक उदाहरणों को प्रदर्शित करता है। तो आराम से आप देखोगे तो गोखरू है, गाजर घास है और मोथा है। ये सभी जो है एक तरह से अनावश्यक पौधे होते हैं, अनचाहे पौधे होते हैं जो अपने आप फसल के साथ उगते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा, तो ये पॉइंट यहाँ पर है, आप क्लियरली देख सकते हो। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है कि खेतों में उगने वाले खरपतवार मुख्य फसल की वृद्धि और पैदावार को किस प्रकार सबसे अधिक गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। तो होता ये है कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये भोजन, स्थान, प्रकाश तथा मृदा के पोषक तत्वों के लिए मुख्य रूप से मुख्य फसल के साथ तीव्र स्पर्धा करते हैं। मतलब ये जो खरपतवार होते हैं कहीं ना कहीं पोषक तत्वों को ये भी लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो मुख्य फसल हमारा है उसको कम चीज़ें मिलती हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा वो पैदावार में कमी होगा, देखने को मिलेगा। तो ये कुल मिलाकर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे क्लियरली मेंशन किया गया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है। नेक्स्ट कह रहा है कि कीट पीड़क जो है मुख्य रूप से किन 3 विधियों द्वारा खेतों में खड़ी फसलों के पौधे पर आक्रमण करके उन्हें पूरी तरह से नष्ट या फिर खराब कर देते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ कह सकते हैं, जैसे कि मूल, तने तथा पत्तियों को काटकर कोशिकीय रस चूसकर तथा तने व फलों में छिद्र करके। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है कि पादप में होने वाले संक्रामक रोगों और उनके फैलने के माध्यम से निम्नलिखित संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करना। तो देखते हैं, यहाँ पे पहला पॉइंट है कि पौधों में रोग मुख्य रूप से बैक्टीरिया, कवक तथा वायरस जैसे सूक्ष्म जैविक रोग कारकों द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो इसमें तो हम कह सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पादप में अधिकांश संक्रामक जो बीमारियां हैं वो कवक यानी फंगस, बैक्टीरिया, जीवाणु और विषाणु वायरस के कारण ही संक्रमण से ही होता है। तो ये पॉइंट तो करेक्ट है। सेकंड देखने को मिलेगा कि ये सभी हानिकारक रोग कारक जो है मिट्टी, पानी, हवा में उपस्थित रहते हैं और इन्हीं माध्यमों द्वारा पौधों में फैलते भी हैं। तो ये पॉइंट भी सही होगा। और तीसरा देखने को मिलेगा कि पीड़कनाशी रसायनों यानी कि शाकनाशी, कीटनाशी और कवकनाशी का असीमित उपयोग पर्यावरण के लिए पूर्णतः सुरक्षित और विषहीन होता है। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि ज़्यादातर प्रयोग करने से पर्यावरण में नुकसान हो सकता है, इसलिए ये पॉइंट पूरी तरह से हमारा गलत हो जाता है। तो हम सही के रूप में 1 और 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है कि कृषि फसलों को कीटों, खरपतवारों और रोगों से बचाने के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न
निरोधक विधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो पहला पॉइंट आता है कि समय पर फसल उगाना, उचित क्यारियां तैयार करना और अंतर फसलीकरण तथा फसल चक्र खरपतवार को नियंत्रित करने की प्रभावी निरोधक विधियां हैं। तो एक तरह से ये पॉइंट करेक्ट है। सेकेंड है कि ग्रीष्म काल में खेतों की गहराई तक हल से जुताई करने से मिट्टी के भीतर छिपे खरपतवार तथा पीड़क पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। ये भी एक तरह से हमारा सही होगा। और तीसरा है कि रसायनों का अत्यधिक छिड़काव करना ही एकमात्र सबसे सुरक्षित और सर्वोत्तम निरोधक विधि माना जाता है। जी नहीं, ऐसा नहीं। रसायनों का छिड़काव निरोधक नहीं बल्कि जैसे कि उपचारात्मक विधि है और यह दीर्घकाल में पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। ये हम विधि को इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सही के रूप में 1 और 2 को टिक करेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट करें कि कृषि उत्पादकों के भंडारण यानी स्टोरेज के दौरान अनाज की भारी हानि के लिए उत्तरदायी जैविक और अजैविक कारकों का सही युग्म क्या होगा। देखो, इसके लिए आप आराम से यहाँ पर देखोगे, क्लियरली देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अनाज के भंडारण के अंतर्गत तो कृषि उत्पाद के भंडारण में बहुत हानि हो सकती है। इस हानि के लिए जैविक और अजैविक जो कारक है, जैसे कि अजैविक कारक में कीट, कृंतक, कवक, चिड़चिड़ी तत्व, जीवाणु, और इसी तरह से इस हानि के लिए अजैविक कारण भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी व ताप का अभाव होता है। तो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो देखिए, जैविक कारक के अंतर्गत पूरा चीजें दिया गया और अजैविक कारक के अंतर्गत भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी व ताप का अभाव होता। तो यहाँ पे बी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि भंडारण के दौरान जैविक और अजैविक कारकों के प्रभाव के कारण सुरक्षित रखे हुए अनाजों में निम्नलिखित में से कौन से हानिकारक लक्षण प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक पॉइंट देख सकते हैं। देखिए, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्लियरली ऑप्शन पे नज़र डालिए कि उत्पादन की गुणवत्ता का खराब होना, वजन का कम होना, अंकुरण क्षमता में कमी आना तथा उत्पादक का बदरंग होना, ये एक तरह से कह सकते हैं कि हानिकारक लक्षण प्रकट होते हैं। ये पॉइंट पूरी तरह से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाता है। अगला सवाल है कि अनाज भंडारण से पहले पीड़क और संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए किए जाने वाले वैज्ञानिक धूमक प्रक्रिया का तात्पर्य क्या है। तो इस प्रक्रिया का तात्पर्य आप यहाँ से समझ सकते हो, जैसे कि निरोधक तथा नियंत्रण विधियों का उपयोग भंडारण करने से पहले किया जाता है। और इन विधियों के भंडारण से पहले उत्पादक की नियंत्रण सफाई को अच्छी तरह सुखाना, पहले सूर्य के प्रकाश में और फिर छाया में, तथा धूमक का उपयोग जिससे कि पीड़क मर जाए। तो यहाँ पर देखिए, रासायनिक गैसों या फिर वाष्प धुएं का उपयोग करना जिससे कि अनाज के भीतर छिपे पीड़क पूर्णतः नष्ट हो जाए, इस वजह से किया जाता है। अगला सवाल है कि गाय और भैंस जैसी भारतीय पालतू पशुओं की स्पीसीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य जो है वो पशुपालन के अंतर्गत शामिल है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि केवल दूध उत्पादन बढ़ाना तथा कृषि कार्य जैसे हल चलाना, सिंचाई व बोझ ढोना। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बनता है कि दुधारू पशुओं के प्रजनन विज्ञान के अंतर्गत विदेशी नस्लों और देसी नस्लों के मध्य संकरण कराने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है। तो मुख्य वैज्ञानिक कारण के रूप में अगर हम देखें तो पहला है कि विदेशी नस्लों जैसे कि जर्सी, ब्राउन स्विस में दूध श्रावण काल जो है यानी लैक्टेशन पीरियड अत्यधिक लंबा होता है, ये एक पॉइंट है। साथ ही साथ देसी नस्लों की बात करें जैसे रेड सिंधी, साहीवाल में रोगों के प्रति अत्यधिक उच्च प्रतिरोधकता क्षमता होती है। तो इस वजह से ये भी एक तरह से हमारा सही पॉइंट है। और तीसरा देखें तो इन दोनों के संक्रमण से प्राप्त संतति में लंबा दूध श्रवण काल होगा और उच्च प्रतिरोधक क्षमता, दोनों ऐच्छिक गुण एक साथ आ जाते हैं। तो इस तरह से ये तीनों के तीनों पॉइंट सही होगा। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला सवाल नेक्स्ट कह रहा है कि पशुधन आवास प्रबंधन और उनकी उचित शारीरिक सफाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चुनाव करना है।
तो पहला पॉइंट है कि पशुओं के आवास का फर्श पूर्णतः समतल और पूरी तरह से बंद होना चाहिए ताकि पानी बाहर ना निकल सके। अब देखो ये पॉइंट तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि पशुशाला की अगर बात करें या फिर डेयरी शेड का फर्श जो है वो हमेशा थोड़ा ढलाव होना चाहिए, स्लोपिंग होना चाहिए, ताकि उनका जो मूत्र है और सफाई का पानी जो है आसानी से बह जाए और फर्श एक तरह से साफ और सूखा हो सके। ठीक है, तो ये पॉइंट पूरी तरह से गलत कह रहा है। सेकेंड है कि पशुओं का आवास छतदार और रोशनदान युक्त होना चाहिए जो उन्हें वर्षा, गर्मी और सर्दी से सुरक्षित रख सके। ये पॉइंट करेक्ट है, क्योंकि हवादार और छायादार आवास पशुओं को मौसमी तनाव से बचाते हैं, जिससे उनका दूध उत्पादन प्रभावित नहीं होता। तो ये पॉइंट सही है। और तीसरा आता है कि पशु के शरीर पर झड़े हुए बाल तथा धूल को हटाने के लिए नियमित रूप से पशु की सफाई, ब्रशिंग करनी चाहिए। ये पॉइंट करेक्ट है। नियमित ब्रशिंग और सफाई से पशु बाह्य परजीवियों के संक्रमण से मुक्त रहते हैं और स्वच्छ दूध उत्पादन सुनिश्चित करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड तो पूरी तरह से करेक्ट होगा। तो हमें असत्य बताना, तो असत्य केवल एक को टिक करेंगे, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए कि डेयरी पशुओं यानी दूध देने वाले पशु के लिए आवश्यक जो संतुलित आहार के संदर्भ में आने वाले घटकों यानी मोटा चारा और सांद्र का सही विशेषता क्या है। तो अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मोटा चारा में मुख्यतः प्रचुर मात्रा में रेशे फाइबर होते हैं तथा सांद्र में रेशे कम लेकिन प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व अधिक होते हैं। तो ये पॉइंट हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्या है, अगला है कि पालतू पशुओं को ग्रसित करने वाले बाह्य परजीवियों और अंतः परजीवियों के हानिकारक प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। कौन सा कथन सत्य होगा, तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि बाह्य परजीवी त्वचा पर रह करके त्वचा रोग उत्पन्न करते हैं, जबकि अंतः परजीवी जैसे कि कीड़े, आमाशय व आंत को तथा पर्णकृमि जो है फ्लूक, यकृत को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से हम बी को यहाँ पर टिक करेंगे। अगला सवाल क्या है कि जो है यहाँ पर कुक्कुट पालन यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग के अंतर्गत उन्नत मुर्गियों की नस्लें विकसित करने हेतु लेयर और ब्रॉयलर को क्रमशः किन उद्देश्यों के लिए पाला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अंडों के उत्पादन के लिए लेयर मुर्गी पालन किया जाता है और मांस के उत्पादन के लिए ब्रॉयलर को पाला जाता है। तो ये हमारा बी यहाँ पर सही निकलेगा। ठीक है, देखिए सारी चीज़ जो है डायरेक्ट आपके मतलब ये बुक में है, कहीं ना कहीं आप आराम से इसको पढ़ोगे तो सारी चीज़ देखने को मिल जाएगी और आराम से जो भी मैंने यहाँ पर आपको कराया है वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप अच्छे से याद रखना। चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है कि संपोषणीय कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और दीर्घकालीन जीवन यापन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठित कृषि प्रणाली को अपनाना वैज्ञानिक दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि मुख्य फसल कृषि प्रणालियों के साथ साथ पशुधन, कुक जो यहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग है और मत्स्य पालन तथा मधुमक्खी पालन का संगठित समन्वय करना एक तरह से कह सकते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल सटीक ऑप्शन बनेगा, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कूट विभिन्न कृषि और पशुपालक क्रांतियों तथा उनके संबंधित उत्पादन क्षेत्रों का बिल्कुल सही मिलान प्रदर्शित करता है। तो देखिए जैसे कि एक तरफ क्रांति का नाम दिया गया और दूसरी तरफ उत्पादन क्षेत्र है, तो ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही होगा कि यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछ लिए जाते हैं। हरित क्रांति का जो संबंध है वो किससे होता है, तो ये आपका हरित क्रांति फसल उत्पादन से है, तो यानी पी का 3 के साथ, पी का 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। उसी तरह से आगे देखें, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है, श्वेत क्रांति यानी क्यू का फर्स्ट होना चाहिए, क्यू का फर्स्ट यहाँ पर है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नील क्रांति की बात करें तो ये आपका मत्स्य उत्पादन से, और ये तीनों हमेशा ही पूछे जाते रहते हैं, इस वजह से ध्यान में रखिएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज के इस वीडियो में हमने चैप्टर 12 को अच्छे से कंप्लीट किया और सारी चीज़ें हमने आपको एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन बना करके प्रोवाइड कराया। उम्मीद करता हूं कि अगर आप यहां तक वीडियो को देख रहे होंगे तो डेफिनेटली वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आज हमारा यहाँ पर 9th क्लास पूरी तरह से कम्प्लीट होता है, सभी 12 चैप्टर हमने कंप्लीट किया। इन सभी का PDF बहुत जल्द मतलब हमारे एप्लीकेशन पर
अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ पे जा सकते हो। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको जाते जाते ये भी बता दूं कि अभी हमारे एप्लीकेशन पर जो 72 बीपीएससी का लक्ष्य बैच चल रहा है उस पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है। तो जितने लोग अभी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हो, क्योंकि 23 जून तक का ऑफर ये चल रहा है, उसके बाद कीमत बढ़ जाएगी। तो आप जा करके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।